हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग PQI सीरीज में कंजर्वेशन लॉज पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब ये सीरीज चल रहा है हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम किया था। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज भी इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सेंट्रल फोर्स है इम्पोर्टेंट था, बट इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। मतलब ठीक है, कंजर्वेशन लॉज में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उस पे बेस्ड कोलिजन के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। सेंटर ऑफ मास और वेरिएबल मास सिस्टम अलग वीडियो बनेगा उसका, तो ये हम लोग करेंगे आज। ठीक है, एग्जाम है आपका 12 तारीख को, तो इसको जितना जल्दी जल्दी हो सके हम लोग फिनिश करना है हम लोग को सारा टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स डू दिस, एंड बिफोर आई बिगिन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स एंड IIT जैम सिंस 2005। ठीक है, तो अभी तो 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो कई सारे हम लोगों ने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो लेट्स डू दिस, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, और हाँ, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ठीक है, रेगुलरली इस पर वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड टी विद्या लर्निंग ऐप वेयर वी हैव ऑल द वीडियोज अपडेटेड ओवर देयर। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म है। तो लेट्स डू द टॉपिक। पहले MCQ देखेंगे। MCQ में यू हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से एक करेक्ट होता है, सिंगल करेक्ट होगा। तो 30 क्वेश्चन IIT जैम के पेपर में MCQs आते हैं। ठीक है, उसमें 10 1 मार्क वाले होते हैं और 20 जो है 2 मार्क्स वाले होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया है। पहले ये क्वेश्चन देखो, 2012 में आया है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2012। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 masses m, 2m, 3m are moving in xy plane with a speed 3u, 2u and u respectively. m, 3m, m, 2m और 3m, ये स्पीड क्या है इसका, 3u, 2u and u। यही डायरेक्शन दे रखा है, फिगर दे ही रखा है आपको। ठीक है, अच्छा, 3 masses collide at the same time at point P and stick together. The velocity of resulting mass would be। अच्छा, तो देखो इसमें इनइलास्टिक कोलिजन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लोग मान लो ये सिस्टम मान लें, m, 2m और 3m, पूरा एक सिस्टम ले लें हम लोग, पूरा एक सिस्टम ले लें। ठीक है, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब आपस में जो फोर्स लगा रहा है इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसका लीनियर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा, और लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो है कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व हो सकता है। जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, dp/dt इज FEXT, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस टाइप से। ये सब पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इंटायरिटी में जीरो है, यानी उसका एक्स और वाई भी जीरो होगा, तो पी एक्स कंजर्व हो जाएगा, पी वाई कंजर्व, मतलब लीनियर मोमेंटम अगर नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट वाइज सारे कंपोनेंट कंजर्व हो जाएंगे। मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, पूरा वेक्टर ही कंजर्व हो रहा है, पी ये आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब कि सारे कंपोनेंट भी कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जीरो है ये जीरो नहीं है, उस केस में सिर्फ पी एक्स कंजर्व होगा। ठीक है, अगर मान लो कई बार क्या है कि नेट फोर्स जीरो ना होके उसका एक आध कंपोनेंट जीरो होता है, तो उस केस में वो कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो नेट फोर्स वेक्टर ही जीरो है, मतलब एफ एक्स एफ वाई दोनों ही जीरो है, तो दोनों ही ऑल द कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। एक्सिस दे रखा है एक्स और वाई, तो अगर मान लो एक्स एक्सिस एक्स पी एक्स कंजर्व करें हम लोग, तो इक्वेशन क्या लिखाएगा, देखो पी एक्स कंजर्व करोगे तो सपोज करो कि आपका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन is
VXI VY છે, ठीक है। तो अगर x वाला कॉम्पोनेंट कंजर्व, तो x कॉम्पोनेंट बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन क्या था, ये m इंटू 3u और माइनस 2m इंटू 2u cos 60, ठीक है, माइनस 3m इंटू u cos 60, ये x कॉम्पोनेंट हो गया और ये कंबाइन हो जाएगा तो टोटल मास क्या बन जाएगा, 3 2 5 1 6, 6m इंटू VX, तो ये क्या हो जाएगा 3mu और cos 60 क्या होगा, cos 60 विल बी 1/2, और ये आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी so Vx is going to be u by minus u by 12, ठीक है, माइनस u by 12, ठीक है। तो सी आर डी में से कोई आंसर होगा। अब पी वाई कंजर्व कर लो, पी वाई का मोमेंटम क्या था, मतलब वाई डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, 2m इंटू 2u इंटू साइन 60, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सॉरी नेगेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि आपका इसका y कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, x कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3m इंटू यू साइन 60 इक्वल्स टू 6m इंटू वी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2mu और 2√3 ठीक है, और 3√3, ठीक, समझ रहे हैं आप। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 3/2 और -2, मतलब माइनस ऑफ √3/2 m भी है और इक्वल्स टू 6m VY, यानी VY जो होगा वो हो जाएगा यस, ठीक है, यानी योर velocity after collision is going to be minus of u by 12 I cap minus √3/2, √3/12 sorry u। क्या आंसर आ रहा है आपका, डी आंसर आ रहा है, डी इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओके। अगला चले क्वेश्चन, ये देखो ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये यार ठीक है, ठीक है, हमको लगा मोर देन वन करेक्ट होगा, फॉल्स पूछा है। ये सब बड़ा ध्यान देना है आपको, कई बार ना क्वेश्चन लगता है कि बहुत सारा ऑप्शन करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि फॉल्स कौन सा है। कंजर्वेटिव तो होगा खैर, क्योंकि इसको हम लोग अगर F.dr लिखोगे, मतलब कंजर्वेटिव कब होता है, जब F को आप किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ x का ही फंक्शन है, तो उसको तो हमेशा ही हम लोग किसी पोटेंशियल का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे F.dr करोगे तो ये आ जाएगा 2/x² dx। अब इसको तुम हमेशा ही लिख सकते हो ऐसे, माइनस 2/x और माइनस
एक्स क्यूब बाई 6, नहीं डेरिवेटिव लोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, तो ये आपका पोटेंशियल फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल फंक्शन हो जाएगा -2/x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो कोई भी अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमेशा ही उसको हम लोग किसी पोटेंशियल का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव है ये, जैसे फोर्स कंजर्वेटिव। ठीक है, और ऐसे भी एक चीज समझिए कि कोई भी अगर फोर्स इस फॉर्म में दिया हुआ आपको mi प्लस nj, तो सिंपल चेक होता है ये कि dm बाई dy शुड बी इक्वल टू dn बाई dx। तो यहाँ पे तो n 0 है और m जो है सिर्फ x का फंक्शन है, तो ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इन जनरल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन, angular momentum about the origin is constant, particle about the origin। तो क्या है पार्टिकल, ये फोर्स लग रहा है हम लोग का, तो इसका अगर हम लोग टॉर्क देखें, टॉर्क अगर देखें x इक्वल टू 1 पे है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे है तो टॉर्क कितना जनरेट करेगा ये r क्रॉस f, r क्या है 1 इंटू आई कैप क्रॉस f, ये 0 ही होगा। ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स का एक्चुअली लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिन से पास कर रहा है, लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसका कोई टॉर्क बनेगा नहीं, टॉर्क नहीं बनेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, बट हम लोग को फॉल्स निकालना है। ठीक है, अच्छा अब क्या लिख रहा है, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स x इक्वल टू √2। ये निकालने के लिए यार देखना पड़ेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या है, क्योंकि पार्टिकल हमेशा ही ना अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन के टुवर्ड्स मूव करता है। आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया है, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही लिया हम लोग, u कितना आ रहा है -2/x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है आपका, जहां f 0 होगा, f कहाँ कहाँ 0 हो रहा है बताओ, 2/x² माइनस x² बाई 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x4 इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, ये वैल्यू पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन कौन सा है, उसके लिए u का सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट डेरिवेटिव तो यही हो गया, और सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ 4/x³ माइनस x। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है, अब सेकेंड डेरिवेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए। पोटेंशियल मिनिमम का मतलब है कि वहां पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है पोटेंशियल का वो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। मिनिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और सॉरी मिनिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो आप देखो x इक्वल टू -√2 पे, x इक्वल टू -√2 पे थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ये पोटेंशियल नहीं है एक्चुअली। FDR को ना हम लोग को F इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू लिखना होता है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ठीक है, एरर है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ DU लिखना होता है, मतलब ये समझ लो क्या गलती है, एक्चुअली F इक्वल टू माइनस ऑफ DU होता है, U जो आपका है ना वो ये नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, हाँ इसलिए ठीक है, समझ रहे ना क्या गड़बड़ है, ये माइनस हो जाएगा और सॉरी ये ठीक है, F इक्वल टू माइनस DU/dx होता है, तो ये DU/dx आपका ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और प्लस हो जाएगा। ठीक है,
एरर सही कर लेना, एरर सही कर लेना। एफ डॉट डी आर इज माइनस ऑफ डी यू, इसलिए एफ इज माइनस ऑफ डेल यू होता है ना, तो एफ डॉट डी आर जो हो जाएगा ना वो माइनस ऑफ डेल यू डॉट डी आर, डेल यू डॉट डी आर डी यू हो जाएगा। तो ये हमने गलत ले लिया था, u को माइनस करके ले लिया था, माइनस ऑफ डी यू करना होता है, और जो u ये है ना ये u है, माइनस ऑफ डी, माइनस डी ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज u बेसिकली, तो माइनस साइन है यहाँ से वो, ठीक है कर लेंगे इसको, समझ में आ रहा है। तो √2 x इक्वल टू √2 जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है, पोटेंशियल मिनिमम होता है। और पार्टिकल जो है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो हमेशा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन में ये चीज पढ़ना है हम लोग को, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टी होता है कि आपका पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे उस पोजीशन से, तो देयर विल बी टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम के तरफ पार्टिकल मूव करता है। तो x इक्वल टू √2 जो है पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो उसके तरफ पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये x इक्वल टू √2 है, तो पार्टिकल यहाँ भी रहेगा तो इधर मोशन करेगा, यहाँ रहेगा तो इधर मोशन करेगा। और ये जो लास्ट वाला लिखा है ना ये गलत है, ऑरिजिन की तरफ मूव नहीं करेगा, पार्टिकल हमेशा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो डी वाला गलत है, तो डी ही आंसर आपसे फॉल्स पूछा है, आपका ना फॉल्स पूछा, विच वन इज फॉल्स, तो आपका डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अभी डिस्कस करना उचित नहीं है, अभी हम लोग PYQ में है, तो PYQ में कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से वीडियो बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर में, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल A and B of mass m and one particle C of mass capital M are kept on x-axis in the order A, B and C. Particle A is given velocity vi cap. Consequently, there are two collisions, both of which are completely inelastic. If the net energy loss because of these collisions is 7/8 of the initial energy, the value of m is, देखिए देखो एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है, और एक पार्टिकल C है, ठीक। अब ये कोलाइड कर रहा है इससे B से, अब ये M का है, ये M है और एक कैपिटल M है, ठीक। अब ये कोलाइड करेगा B से और स्टिक कर जाएगा, स्टिक करके क्या बना लेगा, 2m बना लेगा। और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो ये स्टिक करके फिर कोई v डैश बनाएगा, ठीक है। अब फिर ये 2m जो है कोलाइड कर जाएगा C से, और ये फिर स्टिक करके हो जाएगा, इसका मास क्या है 2m प्लस कैपिटल M, और ये मान लो वेलोसिटी बनाता है v डबल डैश, ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरा अगर सिस्टम ले लें तो जो भी आपस में फोर्स लगाया है वो सब इंटरनल फोर्स कहलाएगा, तो सारा इंटरनल फोर्स होगा। तो linear moment of this system before and linear moment of this system after will be equal because there is no external force acting on these masses, ठीक है, पूरा सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो linear moment of पहले कितना था mv, बाद में कितना हो जाएगा 2m प्लस m v डबल डैश, ठीक है। तो v डबल डैश क्या आ जाएगा mv दिस, ठीक। एनर्जी लॉस 7/8 हो गया है, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें जो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा इंटू वी डबल डैश स्क्वायर, वी डबल डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा and this would be equal to what 7/8, 7/8 तो लॉस हो गया ना, बचा कितना, बचेगा 1/8, 7/8 तो निकल गया, तो 1/8 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, 1/8 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा। ये कट गया हमारा, और v स्क्वायर कट गया, एक m कट जाएगा, और 1/2 कट गया,
तो क्या बना हमारा m अपॉन is, so that gives you 8m equals to, so m is 6m। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, चलें आगे। ये देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये 2020 में आया है क्वेश्चन। Two objects of masses m and 2m are moving at speeds v and v by 2. After undergoing completely inelastic collision, they move with the speed of v by 3. ठीक है। The angle between initial velocity vector is, इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगर मान लो मास m का पोटेंशियल एनर्जी, अगर सपोज करो कि मास m का पोटेंशियल एनर्जी T1 है, अब मास 2m का पोटेंशियल P2 है, ठीक है, और जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ये मास क्या हो जाएगा, 3m बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये मास m है, ये मास 2m है। अब डायरेक्शन तो खैर नहीं दिया है कुछ भी, ठीक है, तो ये लेकिन तो समझ में आ ही रहा है ना कि मान लो कंबाइंड जो आप ऐसे लिख सकते हो P1 प्लस P2 ऐसे इक्वल्स टू P3, मतलब P3 इज व्हाट, P3 इज P1 प्लस P2, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी vectorially added will be the momentum of the combined mass, will be the momentum of the combined mass। ठीक है, अब हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन निकालना है हम लोग को। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो तो इनका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होगा। ठीक है, इनका P1 प्लस P2 का जब मैग्नीट्यूड होगा ये भी कंजर्व रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 डॉट, मतलब ठीक है। अब ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोग यहां से डायरेक्शन आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड तो पता ही है, ये हो गया P1 स्क्वायर हो गया m इंटू वी का होल स्क्वायर, P2 स्क्वायर हो गया 2m इंटू दिस एंड ट्वाइस ऑफ P1 डॉट P2 इक्वल्स टू P3 क्या हो गया 3m इंटू, ठीक है, so this will give you what, m square v square, m square v square equals to, so this will cancel out and what you will have is twice of P1 P2 क्या हो जाएगा, twice of P1 dot P2 equals to माइनस साइन। अब P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो पता है ना हम लोग को, P1 P2 का मैग्नीट्यूड ये mv है और कॉस ऑफ थीटा, यही थीटा पूछा है तुमसे, यानी कॉस ऑफ थीटा इज -1/2, कॉस ऑफ थीटा -1/2 मतलब कि 120 डिग्री का एंगल है। थीटा
cos 120 इज -1/2, ठीक है, cos 120 इज -1/2, 120 डिग्री का एंगल होगा भाई, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ रहा है जी? मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है ये, ऐसा सिंपल क्वेश्चन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। P1 P2 के बीच का एंगल निकाल लिया हमने, वही वेलोसिटी के बीच का डायरेक्शन एंगल होगा, वही एंगल वेलोसिटी के बीच का भी होगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये चीज, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a mass m is connected to a massless spring of a spring constant k which is fixed to the wall, ठीक है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, and we have another mass 2m having kinetic energy E, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो E है, मतलब ये यानी इसका जो, ठीक है, E इज द काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2m ही होता है ना, तो यहाँ m तो 2m है, ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हिट किया, ठीक है, हिट किया और हिट करके स्टिक कर जा रहा है, कंप्लीटली इनलास्टिक मतलब हिट करके स्टिक कर गया, ये हिट करके ये मतलब ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन पहले वेलोसिटी निकाल लो इसका, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। ये लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मान लो v वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये v आ गया ना, ठीक, तो यहां से ये v इज 2/3, 2 बाहर आ जाएगा ना जी, और E/m, ये वेलोसिटी हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ये मास मूव करते करते, जैसे जैसे ये मास मूव करेगा इधर, इसका के फॉल करता जाएगा, और फॉल करके कहाँ जाएगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना, तो के फॉल करेगा और वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एक समय आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब के फॉल होते होते ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उस समय स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब पूरा का पूरा के स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका के जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या बना, 1/2 इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर हो गया 4/9 E/m, ठीक, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। यहां से जब पूरा का पूरा के कन्वर्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा के आपका कन्वर्ट कर जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, तो उस केस से मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। कितना बन जाएगा बताओ, mm कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4e/3 के अंडर रूट, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो ये सब पूछता है, तो ये सब आप मतलब ये दिमाग शांत रखना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और सवाल को करना है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। ये 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। देखो कंजर्वेटिव, देखो कंजर्वेटिव का सिंपल चेक ये होता है कि डेल क्रॉस एफ 0 होना चाहिए। अब कई बार एफ में दो ही कॉम्पोनेंट दिया हुआ, एक्स और वाई, जेड कॉम्पोनेंट नहीं है, तो आप करके देख सकते हो, मतलब ये अगर ऐसे लिखोगे ना, अब मान लो कई बार फोर्स में जेड कॉम्पोनेंट 0 है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट मान लो एम और एन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब एम और एन जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, एम जो है एक्स और वाई का फंक्शन है और एन भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो डेल क्रॉस एफ का एक्स कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, डी, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसमें जेड है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 आई कैप हो गया। अच्छा जे वाला कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, ये तो 0 है और ये भी 0 हो जाएगा, डी बाई डी जेड ऑफ एम भी 0 हो जाएगा, एम के अंदर जेड है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। और के कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी एन बाई डी एक्स
माइनस dm/dy, ठीक है। तो कभी भी आपको फोर्स का दो ही कंपोनेंट दिया हुआ है और उसमें z नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है, और जो x और y कंपोनेंट भी है उसमें z मिसिंग है, तो उस केस में ये सिंपल ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि dm/dy शुड बी इक्वल टू dn/dx। यही याद रखो, ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए, अब लगा दीजिए। तो आपका m क्या है यहाँ पे, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। तो dm/dy करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, dm/dy करोगे तो ये बनेगा 2ay प्लस bx, और dn/dx करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4y, यानी तुम्हारा जो b है वो 8 हो जाएगा, a जो है वो 2 हो जाएगा। b is 8 and a is 2, b is 8 and a is 2, ठीक, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। एमसीक्यू हो गया। अब हम लोग ये कर लें एमएसक्यू। एमएसक्यू में देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें जो है एक से अधिक करेक्ट हो सकता है, एक से अधिक करेक्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एमएसक्यू पोटेंशियल एनर्जी U एज अ फंक्शन ऑफ R इज शोन बिलो। ये पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m1 एनर्जी इवन स्टार्टिंग फ्रॉम R, मतलब बहुत दूर से ये पार्टिकल देखो आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से यहाँ आ रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है, ये तो ग्राफ है ना, मतलब पार्टिकल तो इसी एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, एनर्जी इवन मोर देन 0 है। देन देयर इज ओनली वन टर्निंग पॉइंट। यस, देखो ये जब पार्टिकल आपका ये ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दें एनर्जी का ग्राफ को, ये मान लो एनर्जी का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट है, मतलब पार्टिकल मान लो, देखो क्लासिकली अलाउड रीजन का कंडीशन होता है कि योर U मस्ट बी लेस देन इक्वल टू E, मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर चला जाएगा वो रीजन क्लासिकली फोरबिडन होता है। मतलब अगर ये R लेस देन R0 का देखो, R लेस देन R0 में आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल ग्राफ एनर्जी से ऊपर जा रहा है, ये आपका E1 है। R लेस देन R0 में पोटेंशियल जो है एनर्जी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब Ke नेगेटिव होगा, जो कि हो नहीं सकता है, ठीक है। तो R लेस देन R0 इज क्लासिकली फोरबिडन। तो पार्टिकल R इक्वल टू R0 तक आएगा, अब वापस यहां से लौटेगा, ठीक है, R लेस देन R0 वाला रीजन नहीं घुसेगा, क्योंकि उस रीजन में मतलब जो कंडीशन फॉर द मोशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब Ke हैज टू बी नॉन नेगेटिव। So if you want Ke to be non-negative, then particle cannot enter into the region R less than R0, ठीक है। तो R इक्वल टू R0 जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और एनर्जी E1 का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, और एक ही टर्निंग पॉइंट है, बस यही वाला R इक्वल टू R0। तो ये तो सही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्टार्ट टू इंक्रीज एट A एंड रीचेज मैक्सिमम एट, हाँ ठीक है। देखो अगर यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे आप, तो आपका एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है, एनर्जी तो E1 ही है, ठीक है। अब पोटेंशियल नेगेटिव हो गया है, तो आप समझो U प्लस Ke हैज टू बी एनर्जी E1, ठीक है। अभी क्या था कि U आपका 0 था यहां तक, R इक्वल टू A तक, तो आपका Ke वाज E1, Ke वाज द एनर्जी E1, बट जैसे ही R इक्वल टू A से बाद पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, पार्टिकल जब इधर जा रहा है, A के लेफ्ट में जा रहा है, R इक्वल टू A के लेफ्ट पोजीशन में जा रहा है, तो U क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। U नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि Ke आपका बढ़ रहा है। जैसे U मान लो पहले 0 था, अभी -2 हो गया, तो Ke क्या हो जाएगा, E1 प्लस 2, मान लो -3 हो गया तो E1 प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। तो पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है मतलब Ke बढ़ रहा है, Ke आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ते कहां तक बढ़ेगा, C तक बढ़ेगा, क्योंकि C तक पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद फिर जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब C जो है, C में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो वहीं पे Ke सबसे ज्यादा हाई रहेगा, वहीं पे Ke सबसे ज्यादा हाई रहेगा, ठीक। अच्छा, क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट A एंड B आर इक्वल, यस, ये दोनों ही पोजीशन पे U 0 है, ये दोनों ही पोजीशन पे U 0 है,
तो आपका ke विल बी इवन एट बोथ द प्लेसेस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, द पार्टिकल गेट्स बाउंडेड इफ इट इलास्टिकली कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी। देखो बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड होने के लिए इसका एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो होना पड़ेगा, उसका एनर्जी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, तब समझ में आएगा। बाउंडेड होने के लिए आर्मैक्स और आर्मिन का एग्जिस्ट होना जरूरी है। बाउंडेड केस तभी होगा जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेस देन जीरो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेस देन जीरो होगा। तो आप देखो ये R1 एक R2 दो पोजीशन मिल रहा है। अब R लेस देन R1 फोरबिडन हो जाएगा, क्योंकि R लेस देन R1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर चला गया। R ग्रेटर R2 भी फोरबिडन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी जो है E के ग्राफ से ऊपर जा रहा है। तो उस केस में पार्टिकल कन्फाइन हो जाएगा R1 से R2 के बीच में, अब बाउंडेड हो जाएगा। तो मतलब कि ये बाउंडेड होने के लिए इस पार्टिकल का एनर्जी नेगेटिव होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल अपना एनर्जी इवन एनर्जी से ज्यादा लूज कर जाएगा तो एनर्जी नेगेटिव टर्न कर जाएगा। मान लो ये इवन 10 जूल है तो ये मान लो 11 जूल लूज कर दिया तो -1 जूल एनर्जी हो जाएगा ना पार्टिकल का, ठीक है। ये पार्टिकल अपना एनर्जी इवन से अधिक लूज कर जाएगा, मतलब इवन मान लो 10 जूल है तो मान लो 11 जूल लूज कर गया तो एनर्जी इसका -1 जूल हो जाएगा। तो एनर्जी नेगेटिव कब होगा, जब ये जो पॉजिटिव एनर्जी इवन है उसको पूरा लूज कर दे और थोड़ा सा और लूज कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसको लूज करने के लिए क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा तो लूज करेगा एनर्जी, ऑफ कोर्स कोई स्टेशनरी पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा तो ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, अगर ये इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा तो ये मोमेंटम ट्रांसफर, देखो इवन एनर्जी है इसका, मतलब मोमेंटम क्या मतलब एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये पार्टिकल जो है आपका जो m1 है वो किसी m2 वाला पार्टिकल से कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद, ठीक है, कोलाइड करने के बाद ये अपना एनर्जी इवन एनर्जी से ज्यादा ट्रांसफर कर दे। मान लो इवन एनर्जी ट्रांसफर करता है तो इस m2 का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मान लो इवन एनर्जी ट्रांसफर करता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2E1/m2। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 2E1/m2 ऐसे। अब मोमेंटम क्या हो जाएगा, सो इट इज 2, मतलब इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तब जाके ये m1 जो है एनर्जी E1 लूज करेगा। इससे अधिक ट्रांसफर करेगा तो E1 से अधिक एनर्जी लूज करेगा, वो इससे अधिक ट्रांसफर करेगा तो वो अपना एनर्जी E1 से ज्यादा लूज करेगा, मतलब वो नेगेटिव टर्न कर जाएगा एनर्जी, और उस केस में बाउंडेड हो सकता है। समझ में आ रहा है चीज, उस केस में ये बाउंडेड हो जाएगा, अपना एनर्जी इवन से अधिक लूज कर जाएगा तो एनर्जी इसका नेगेटिव हो जाएगा। इवन लूज करने के लिए इतना मोमेंटम ट्रांसफर करना है, तो इवन से अधिक लूज करने के लिए इससे अधिक मोमेंटम ट्रांसफर करना पड़ेगा, वही लिख रहा है। पार्टिकल गेट बाउंडेड इफ इट इलास्टिकली कोलाइड्स विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m2 at r equal to c imparting a momentum greater than 2m2 E1, ठीक है। इतना से अधिक मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो इसका एनर्जी इवन से अधिक लूज करेगा, और उस केस में एनर्जी इसका नेगेटिव टर्न कर जाएगा। नेगेटिव टर्न कर जाएगा तो आरमैक्स और आर्मिन एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में बाउंडेड हो जाएगा ये, ठीक है। आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, 2 particles of identical mass are projected from ground with same initial angle alpha, ठीक, with respect to Earth's surface, same initial velocity u in the same plane. They collide at the highest point. ये यहाँ से ऐसे कोलाइड किया, यहाँ पे कोलाइड कर गया। अब जब कोलिजन करेगा तो जो u का सल्फा, इधर भी u का सल्फा, mu का सल्फा होगा, सेम मास है, तो इसका मोमेंटम, इधर से मोमेंटम mu का सल्फा रहेगा, और इसका भी मोमेंटम जो होगा mu का सल्फा रहेगा, ठीक है। अब कोलाइड करके क्या होगा, स्टिक कर गया, यानी जो फाइनल पार्टिकल बनेगा उसका मोमेंटम तो जीरो होगा, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों का इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर दोनों पार्टिकल का सिस्टम ले लें हम लोग तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज जीरो बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन भी जीरो रहेगा। उस केस में क्या होगा,
ये m और m मिलके 2m बन जाएगा और यहाँ पे कोलाइड करने का ये रुक जाएगा तो फिर अंडर ग्रेविटी ये नीचे फॉल करेगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, आफ्टर मोमेंटम जीरो, ऑफ कोर्स इमीडिएटली आफ्टर मोमेंटम जीरो रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली बिफोर मोमेंटम जीरो है, सॉरी इमीडिएटली बिफोर कोलिजन जीरो है, तो इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन भी जीरो रहेगा। ठीक है, बाद में तो फिर ग्रेविटी के वजह से वो मोमेंटम गेन कर लेगा ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द कोलिजन, नो इनइलास्टिक कोलिजन है, यही कंजर्व नहीं होगा। कंबाइंड मास मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यस अंडर ग्रेविटी। कंबाइंड मास मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अलाउड फॉर्म, मैं आपको बताया था कि अगर एफ आपको दिया हुआ है इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, उस केस में सिंपल चेक होता है ये, तो dm by dy क्या है 3 और dn by dx द df by dx। ठीक है, यानी f जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस सम फंक्शन ऑफ y, प्लस सम फंक्शन ऑफ y। यानी पॉसिबल फॉर्मेट क्या बन रहा है, 2f इज 3x प्लस सम फंक्शन ऑफ y। तो ये सही बन रहा है कि ये सही बन रहा है? ठीक है, ये तो गलत है, 3x तो है नहीं। तो अब इसमें से छाटे हम लोग, एक्स वाई इक्वल टू 0 पे ये 8 होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे ये तो 8 हो रहा है, ठीक है, ये तो सही है। और एक्स वाई इक्वल टू 0 पे 8 ये भी हो रहा है, ठीक है, ये दोनों सही आंसर है, ये दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये क्यों लिखा है, क्योंकि f के अंदर मान लो सिर्फ y का फंक्शन रहेगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो 3x तो है ही, हो सकता है f के अंदर कुछ प्योर फंक्शन ऑफ y हो, y का सिर्फ फंक्शन हो, तो उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 3x तो हो गए, प्लस सम फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसा यही दो ऑप्शन दिख रहा है हमको, और दोनों ही ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही बनेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, सो दीज आर MSQs। नेट का भी हम लोग देख लेते हैं। नेट में आंसर जो है न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, 2.61, 5.32 इस टाइप से आंसर रहेगा, या इंटीजर्स में रहेगा 6, 7, 11, 13 इस तरह से रहेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार इसका ना आंसर जो दिया था जैम वाला उससे मैच नहीं कर रहा था, मतलब मेरे ख्याल से हम गलत होंगे या जैम वाला गलत होगा, पर जो हम किए हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, जो क्या लिख रखा है, व्हीकल ऑफ मास 600 kg विथ इंजन ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट पावर p एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, 600 मीटर कवर कर लेता है 1 मिनट में। तो अगर मान लो इसमें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 600 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मत करो, ये करो, s इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट पावर है, तो कांस्टेंट पावर है तो फोर्स भी सेम लगा रहा होगा, कांस्टेंट लगा रहा होगा, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो s आपका क्या है 600। क्वेश्चन तो सिंपल था लेकिन आंसर नहीं मैच कर रहा। 1 मिनट मतलब 60 स्क्वायर, तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन जनरेट होगा। कांस्टेंट पावर लिखा है मतलब फोर्स भी कांस्टेंट लग रहा होगा, और फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो ये एप्लीकेबल हो ही जाता है फार्मूला, तो ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और जो इंजन पावर फोर्स जो जनरेट कर रहा होगा वो इतना फोर्स जनरेट कर रहा होगा। ठीक है,
मतलब 600 kg है, 1/3 मतलब 200 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है तो F इंटू डी हो जाएगा, ये वर्क डन बन जाएगा तुम्हारा। दिस वर्क डन विल बी 200 इंटू डिस्टेंस इज 600। ये हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर कांस्टेंट है तो पी डी टी इंटीग्रल होता है, तो पी बाहर ले लेंगे तो पी टी हो जाएगा, ठीक है। पी हमको पता नहीं है, टाइम पता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो पी जो आ जाएगा वो 2000 वाट आ जाएगा, यानी 2 किलोवाट आंसर होना चाहिए। बट इसका आंसर जो दे रखा है, जय वाला सॉल्यूशन दिया था वो ये दे रखा है। अब हमको पता नहीं है कैसे आया है, तो हम इसलिए हम रिलीज कर दे रहे हैं सॉल्यूशन, ताकि आप लोग में सभी लोग ट्राई करें एंड जस्ट पॉइंट में इफ आई एम रॉन्ग, कहीं गलती है तो आप पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। और ये आंसर आ जाता है तो हमको भी बताइए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चन है और यही आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग का अगर आंसर आ जाता है तो यू डू लेट मी नो, ठीक है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हम तो यही कर रहे हैं, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो आंसर इज 2 किलोवाट, बट IIT जैम पीपल गिव दिस आंसर, तो कोई पूछने का तरीका भी नहीं है उनसे ये कैसे आ रहा है, ठीक है। एनीवे चलो ठीक है, आप लोग देखना फिर इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, a particle A of mass m is moving with velocity vi cap। देखो एक पार्टिकल है मास m का, वो v वेलोसिटी से, ये मान लो x डायरेक्शन है और ये मान लो y डायरेक्शन है, and collide with particle B, this is A and it collide with particle B। मास इसका क्या है 2m है, ये रेस्ट पे है। अच्छा, B इज रेस्ट। आफ्टर कोलिजन A जो है तुम्हारा, ये बिफोर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन A आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, VA कैप, मतलब y डायरेक्शन में जा रहा है। तो B किधर जाएगा, देखो y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0 है, तो आफ्टर कोलिजन भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो B कुछ एंगल बना के जाएगा, तभी ना इसका के y डायरेक्शन मोमेंटम 0 हो पाएगा आफ्टर कोलिजन। x डायरेक्शन में मोमेंटम होना चाहिए, x डायरेक्शन मोमेंटम चूंकि है mv, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम आफ्टर कोलिजन mv होना चाहिए, और आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो एक तो मोमेंटम जनरेट कर रहा पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो ये कुछ एंगल बना के जाएगा ताकि इसका जो मोमेंटम हो ये y वाला मोमेंटम कैंसिल आउट करे, ठीक है, तभी मोमेंटम कंजर्वेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। वो यहाँ से समझ में आ रहा है हम लोग को। अब अगर हम लोग x डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन mv था, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये आपका b क्या है, b इज 2m मास है, नहीं है, ये vb है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m इंटू वीबी कास थीटा। अब y डायरेक्शन मोमेंटम क्या है, शुरू में 0 है, अब बाद में भी 0 होना चाहिए, तो बाद में मोमेंटम क्या है, a का मोमेंटम y डायरेक्शन में mva है, और b वाला नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो 2m इंटू वीबी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो के भी कंजर्व होगा, तो के आपका mv स्क्वायर है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से वीबी कास थीटा आ रहा है तुम्हारा v/2, और यहां से वीबी साइन थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है va/2। तो अगर स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा वीबी स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस va स्क्वायर अपॉन 4, मतलब यहां से एक इक्वेशन जनरेट हो गया, 4vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज v स्क्वायर, और एक यहां से जनरेट होगा,
हाफ हाफ सब कैंसिल कर दो, एम कैंसिल कर दो, यहाँ से जनरेट हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2VB स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ठीक है। अब हमको ये रिलेशन लेके आना है, तो एक काम करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स k जो होगा वो 1 हो जाएगा, k विल बी 1, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज आपको? तो सिंपल देखो सब क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन सारा होगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर पेपर करिए, क्योंकि द बेस्ट वे टू रिवाइज बिफोर एग्जाम इज टू डू प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट के 1 मंथ में ना प्रीवियस ईयर पेपर ही करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। ओके, यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके।